जी, जी, जी। रुचिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद, धन्यवाद। और पहले तो हम आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है और सभी का मान बढ़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारे लोगों का सपना बचपन में ही होता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सिविल सर्विस में जाना है और बहुत सारे लोग बाद में करियर जब बनाने की बात होती है उस समय सोचते हैं। आपने कब सोच लिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? देखिए मैं ऐसा कहूँगी बचपन का एक थॉट ज़रूर कभी 9th-10th में हमारे स्कूल में कलेक्टर आए थे, तो एक मन में बस इच्छा हुई थी कि हाँ यार ऐसा कुछ बनना है क्योंकि उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा छुई थी, कि वो कैसे चेंज ला पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में और कैसे वो एक हमारे जिले में वो चेंज लाकर लोगों की लाइफ को अच्छे के लिए सुधार पा रहे हैं। तो फिर मैंने हुँ, तब तो बस उसको सपना मान लिया। फिर जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी, तब मैंने फाइनली सोचा कि जॉब तो एक चीज़ है, जॉब करनी चाहिए बट पहले मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा एक पूरा रियल ट्राई, ऑनेस्ट ट्राई सिविल सर्विसेज को दूँ। तो हुँ, फिर मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में सोचा और एग्ज़ाम के बारे में जाना कि क्या स्टेजेस होती है, कैसे पढ़ना होता है। और फिर मुझे इसकी एक प्रेरणा जब मैं स्लम में बच्चों को पढ़ाने भी जाती थी, तो फिर मुझे उनको देख के भी मिली कि हमारे पास तो ज्ञान है और हमारे पास कुछ है जो हम समाज को दे सकते हैं। तो मुझे सिविल सर्विसेज उसका सबसे अच्छा विकल्प लगा, तो मैंने वो चुना। बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से आपने इस पर काम किया और जब इस फील्ड में आपने उतरना शुरू किया मतलब जब आपने इसकी तैयारी शुरू की, तो किस प्रकार की रणनीति बनाई? क्या तय किया कि मुझे कोचिंग करना है या फिर दूसरे माध्यमों का सहारा लेकर ये परीक्षा क्लियर करना है? जी जैसा मैंने बताया कि फिर फाइनल ईयर तक तो मैं कॉलेज में थी, तो मैं कुछ अपनी नॉर्मल एनसीईआरटीज़ और न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने शुरू करा था, एग्ज़ाम को जानने के लिए और यूट्यूब की भी काफ़ी हेल्प मिली थी इसमें, जो प्रीवियस टॉपर्स होते हैं, उनकी वीडियोज़ देख के कि कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं। क्योंकि मेरे फैमिली में इसके पहले और बाद में मतलब इसके पहले कोई भी नहीं है जो सिविल सर्विसेज़ में हो, तो मेरे पास अच्छा। गाइडेंस एज़ सच नहीं था कुछ भी। हुँ, तो मैं पहली ही थी। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग करना सही समझा बिकॉज़ गाइडेंस नहीं था। तो जस्ट कॉलेज के बाद मैं कोचिंग करने दिल्ली चली गई थी। अच्छा। वहाँ मैंने 10 महीने की कोचिंग करी और फिर उसके बाद कोरोना भी लग गया था और फिर मैं घर पे वैसे भी आने वाली थी। हुँ, मैंने बाकी पढ़ाई घर से करी। हुँ। तो रुचिका जी कितनी हेल्प मिलती है कोचिंग से या फिर जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क पाती हैं आप? देखिए मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगी कि पहली कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं मतलब बिल्कुल भी ज़रूरी चीज़ नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए हाँ, बिकॉज़ ऑनलाइन मीडियम बहुत अवेलेबल हो गए हैं आजकल। जी। बस आपको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि क्या ऑनलाइन मीडियम चुनें और क्या नहीं। हुँ, और दूसरी चीज़ जो कोचिंग करे अगर वो चुन रहे हैं कि वो कोचिंग कर सकते हैं, अफोर्डेबल है उनके लिए कोचिंग करना, वो दिल्ली जाके रह सकते हैं 1 साल, तो वो हुँ, ज़रूर कोचिंग करें उस माहौल को जानने के लिए, उस कॉम्पिटिशन को फ़ील करने के लिए हुँ, और उस कोचिंग को पूरी ऑनेस्टी से करें। मतलब मैंने एक दिन भी फिर ऐसा नहीं करा कि ठीक है वाला चीज़। हुँ, अगर हुँ। करना है तो फिर ऑनेस्टली ही उस कोचिंग को करें तो उसका फ़ायदा पूरा मिलेगा। अच्छा, अच्छा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि यदि हम ये मन बना लें, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर अपने भीतर पैदा कर लें, हुँ। तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ कोचिंग भी सिर्फ़ आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जो बोलते हैं ना नींव रख देते हैं, कि हुँ, 10 महीने में उन्होंने बता दिया कि कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे। हुँ, उसके ऊपर पूरी इमारत आप ही को क्रिएट करनी है, जो हम मेंस और इंटरव्यू वाला प्रोसीजर बोलते हैं, हुँ, वो हुँ। खुद ही का होता है ज़्यादा। अच्छा, आपने बताया कि आपके परिवार का ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई भी सिविल सर्विस में नहीं है, तो जब आपका ये नतीजा आया और जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो क्या परिवार की प्रतिक्रिया रही? कितनी खुशी का माहौल था? कितनी गौरव की अनुभूति सभी को हो रही थी? जी, जी। गौरव और खुशी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं पहली थी अपने परिवार से भी और साथ ही उज्जैन जो जिस ज़िले से मैं आती हूँ, वहाँ भी मैं हाँ। इकलौती थी जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो हुँ। खुशी एकदम बहुत ज़्यादा थी सभी में। मेरे को खुद को एक रोना-सा आ गया था, मम्मी भी रोती जी, थी गले लगकर कि जी, जी। फाइनली हो गया क्योंकि ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो वो लोग हुँ, भी मुझे 3 से 4 साल से देख रहे थे, हुँ, तो हुँ। काफ़ी ज़्यादा खुशी का हो गया था माहौल। हाँ, वाक़ई आपकी खुशी में हम भी शरीक हैं और आपने बताया कि जी। 3 साल आपने कोशिश की, तीसरा प्रयास में आपको कामयाबी मिली। तो 3 साल आपने जब तैयारी करी तो बहुत सारे कई बार मन डावाडोल होता है कि क्या यार हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है और क्या हम इसे छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाएँ? तो इस प्रकार के ख़्यालात कभी मन में आए? अगर आए भी तो उसको फिर आपने कैसे टैकल किया?
हाँ, मैं कहूँगी ख़यालात तो बिल्कुल आए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको जब पहली बार असफलता मिलती है, जो मुझे पहले ही साल प्री नहीं निकलने पर मिली थी, हम्म। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली असफलता थी। हाँ क्योंकि हाँ। उससे पहले आप एग्ज़ाम देते हो, पास कर लेते हो। जी। तो उस असफलता से उभरना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर उसमें मैं कहूँगी कि हाँ, मेरा एक वो दृढ़ संकल्प था कि नहीं, जब तक मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं करूँगी। हम्म। और दूसरा मैं कहूँगी फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट। हम्म। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करी है। हम्म। तो इस चीज़ों की वजह से मैं उस असफलता से बाहर आ पाई, और फिर से जब मुझे दूसरे अटेम्प्ट में असफलता मिली, हम्म। तो मैं खुद को बस यही कह रही थी कि क्या अभी भी कुछ है जो इम्प्रूव करा जा सकता है? तो हम्म। जब मुझे जवाब मिला हाँ, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, एक और प्रयास दिया जा सकता है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म। तो उस तरीके से आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ती रहीं और जी, फिर आपको आखिरकार एक कामयाबी हासिल हो गई जिसकी आपको काफी दिनों से प्रतीक्षा थी, काफी सालों से प्रतीक्षा थी। तो हम बिल्कुल। जानना चाहते हैं रुचिका जी की जब आप इस फील्ड में अब आपका पदार्पण हो गया है तो अब ये ऐसी फील्ड है जिसमें हमें लगातार काम करना होता है। हमारे लिए कोई घंटे तय नहीं होते हैं, हमारे लिए कोई दिन तय नहीं होते हैं। हम 24 घंटे सातों दिन के एक सेवक हो जाते हैं सरकार के, देश जी, के, है ना? तो जी। क्या आपने मन बनाया है कि अब मुझे किस प्रकार से देश के लिए काम करना है, जो भी मुझे दायित्व मिलता है? जी, सिविल सर्विस में आने से पहले भी जैसे मैंने बोला, यही विचार से मैं आई थी कि मैं देश के लिए क्या कर सकती हूँ या लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। अब हुँ। फाइनली जब वो मौका मिलेगा तो मैं हुँ। पूरा अपना 100% उसमें देना चाहूंगी, और जो हुँ। भी दायित्व मुझे मिलेंगे मैं उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा और ऑनेस्टी से करना चाहूंगी, मैं बोलूंगी। हुँ। और इसके लिए मुझे लगता है मुझे ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, बिकॉज अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब फील्ड पर हमको पहली बार जाने का मौका मिलेगा। तो मैं हुँ। ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से एक्साइटेड होकर सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से अटेंड करूँ और हुँ। सीखूँ, ताकि मैं फिर लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। हुँ। और यूपीएससी में जब हम सेलेक्ट होते हैं तो हमारी बहुत सारी प्राथमिकताएँ भी तय हो जाती हैं क्योंकि हम देखते हैं कि देश में किस प्रकार के परिवर्तन हम ला सकते हैं हमारे कार्यों से। जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम क्या ऐसा नया करें जिसके माध्यम से हम समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो कुछ प्राथमिकताएँ भी तय कर रखी हैं आपने? प्राथमिकता मुझे लगता है कि ऐसे तय कर रखी है, पर फील्ड पे जाके जब मौका मिलेगा तब वो ज़्यादा अच्छे से सच हो पाएँगी। हुँ। पहला मेरा था कि मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ काम करूँ, क्योंकि जैसे मुझे मेरे माँ-बाप ने मौका दिया, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनको शायद वो मौका भी नहीं मिलता है। हाँ। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो मौका किसी भी तरह, या तो मैं एग्जाम्पल बनकर या फिर सरकार की योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके वो कर सकूँ, तो मैं बिल्कुल करूँगी। और हुँ। क्योंकि मैं अभी आईआरएस एज़ अ रेवेन्यू सर्विस में जाऊँगी, तो हाँ। फिर शायद मैं काले धन पे भी कुछ काम कर सकती हूँ, अगर मेरे जी, जी, जुरिसडिक्शन में जी। वो चीज़ रही तो। तो मैं हुँ। उस चीज़ पे काम करना चाहूँगी, ताकि देश का पैसा देश के ही काम आए। वाक़ई बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और जब आपने ये सोच ही लिया तो ज़ाहिर है कि आप उसको कर पाने में भी सक्षम होंगी, ऐसी हम शुभकामनाएँ आपको देते हैं। अच्छा, जी। बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की, यूपीएससी की परीक्षा में पास होना उनका ध्येय है, लक्ष्य है। एक सही दिशा आप किस माध्यम से दे सकती हैं उनको इस बातचीत के ज़रिए? मैं उनको कुछ बातें बोलना चाहूँगी। पहली है कि भरोसा खुद पर बहुत ज़्यादा, और भगवान पर भी, कि अगर आपके हाथों कुछ अच्छा कार्य होना लिखा होगा, तो इस परीक्षा में आप ज़रूर सफल होंगे। उसके लिए आपको आपके इंटेंशंस बहुत सही रखने पड़ेंगे कि आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं सर्विस में। अगर वो सही होंगे, तो सफलता ज़रूर आपकी होगी। हम और देख रहे हैं दूसरा कि मैं अब वो हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए। दूसरा मैं करूँगी हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और आपके एफर्ट्स। इसका कोई विकल्प नहीं होता सक्सेस के लिए। तो हुँ, हुँ। आपको हमेशा लगे रहना है, निरंतर प्रयास करना है। वो ही आपको सफलता से पास पहुंचाएगा, और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, मैं कहूँगी। सही कहा आपने कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हम देख रहे हैं कि रुचिका जी अब जो समय है वो ऐसा समय है कि जब लोगों के पास धैर्य की थोड़ी-सी कमी हो गई है। बहुत अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो उनका मन डाँवाडोल हो जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस मामले में आपका क्या विचार है? क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैं जो हम सुनते भी हैं कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सभी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई एक भी समझे तो कि एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ़। ये सब लोग बोलते हैं, बट खुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम आपका पूरा करियर या आपकी पूरी पर्सनैलिटी तय नहीं कर सकती। हाँ। और जैसे कि एक मुझे कहानी भी मेरे पापा सुनाते थे कि एक बार एपीजे अब्दुल कलाम भी सुसाइड करने ही जाने वाले थे।
तो उनको हम्म। शंकराचार्य जी ने, शायद सभी लोगों ने सुनी होगी, कि उनको रोक कर बोला था कि अगर आपसे ये सब, मतलब आपका एनडीए में नहीं हो पाया, तो हो हम्म। सकता है आप किसी बड़े कार्य के लिए बने होंगे इस जीवन में, कुछ हम्म। और आपका उद्देश्य होगा। और हम्म। फिर वो फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। तो ये हाँ। चीज हमें बताती है कि हमें खुद से दरवाजे नहीं बंद करने होते। हो सकता है अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो काफी दूसरे खुल जाएंगे जो सच में खुलते हैं। तो इस हम्म। चीज को एंड मत मानिए। आपको अगर अच्छा करना है तो बहुत वेज है उस काम को करने के लिए। सिर्फ हम्म। यूपीएससी वो चीज नहीं है, मैं बिल्कुल सही कहूंगी। कहा आपने कि एक रास्ता अगर हमारे पास नहीं है तो दूसरा तैयार है उसके लिए, ये बस थोड़ी हाँ सी उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, आप पेशेंस देख रहे रखना। हैं रुचिका जी कि मध्य प्रदेश लगातार विकास की दिशा में कदम बढ़ाते जा रहा है, और यूपीएससी के एग्जाम में भी इस बार बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं। ये कितना आप एक सुखद पहलू मानती हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसमें रोल थोड़ा मध्य प्रदेश सरकार का भी है। उनकी योजनाएं भी काफी यूपीएससी को प्रमोट कर रही है, इस एग्जाम को प्रमोट कर रही है। वो बच्चों को फ्री हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं उनकी कुछ स्कीम्स के तहत। तो उन जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं या जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, वो भी अब यूपीएससी का सपना देके साकार कर पा रहे हैं। और दूसरा हम्म। मैं कहूंगी कि हाँ, अपने प्रदेश से अच्छा होता है। वो एक देश का ही पार्ट है, तो देश के जितने भी लोग अच्छे कार्य करेंगे अच्छा ही लगेगा। और मध्य प्रदेश के करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत सारी बातें आपसे हो गई, बहुत सारे आपके करियर को लेकर बातें हो गई, आने वाले समय के लिए बातें हो गई। कुछ शौक के बारे में बताइए ना अपने, जो आप की हॉबीज हैं उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जी, मेरी कुछ हॉबीज है। पहली तो है कि बुक्स ही पढ़ना मुझे अच्छी लगती थी, स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं वो वाली। वो हम्म। मैंने पढ़ी है। और दूसरी, मुझे जुम्बा वर्कआउट करना अच्छा लगता है। एक टाइप का अच्छा। डांस एक्सरसाइज ही होता है वो। तो वो हम्म। फिट रखने और डांस बीच पे थोड़ा हेल्दी वर्कआउट करने में हेल्प करता है। तो ये मेरी दो प्रमुख हॉबीज हैं। और म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आप उस नगरी से आती हैं जहां पर महाकाल बैठते हैं, महाकाल का वर्चस्व है, और वहां पर संगीत का भी एक माहौल होता है। जी, संगीत मैं बोलूँगी सुनने में मेरी ज़रूर रुचि है, क्योंकि मैं कुछ मेरे भजन्स हैं या कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, जो मैं हाँ। हमेशा सुनती थी तैयारी के दौरान भी, और अभी भी मुझे वो पसंद है। बाकी हाँ, गाने में इतना मेरा रुचि नहीं है, बिकॉज़ अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, इतनी अच्छी नहीं है। तो हाँ। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को समाप्त करें, आप हमारे सुनने वालों से क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या अनुरोध है आपका? मैं एक ही चीज़ अभी मेरे दिमाग में जो आ रही है कि बहुत अच्छा सोचिए, और उस अच्छी सोच में देश को हमेशा याद रखिए कि ये मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या करा, ये पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी सोच रखेगा वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और उम्मीद है कि आपके विचार हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो उसे अमल में लाएंगे, और यदि उनके मन में भी कोई ध्येय उन्होंने बना कर रखा है तो उसमें जरूर वो सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। रुचिका जी, इतनी आपने चर्चा की, हमारे साथ इतना वक्त दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।